नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे मिक्स टेस्ट लेंगे जिसमें आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित ये तीनों सब्जेक्ट से दोस्तों 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है कि 1 से लेकर 40 तक दोस्तों सभी प्रश्नों को पहले आपको आंसर खुद से गेस करना है। ठीक है, इसके बाद ही दोस्तों आप हमारे आंसर को देखिएगा। ठीक है, अपनी तैयारी को दोस्तों आपको जांचना है इस टेस्ट के माध्यम से। ठीक, ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि हमको कहाँ और कमी है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, और जहाँ कमी लगेगा दोस्तों उसको आपको सुधार करना है। ठीक है, ताकि दोस्तों इस कमी को सुधार करके हम फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों अच्छे तरीके से वहाँ एग्जाम दे सके। ठीक है, और कोशिश आपको करना है कि 40 में से 40 प्रश्न का जवाब हम बिल्कुल सही दें। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कोयला, बी में लिखा है सूर्य, और देखिए सी में लिखा है पानी, और डी में लिखा है लकड़ी। तो आपको बताना है दोस्तों कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तल, बी में लिखा है अवतल, सी में लिखा है बेलनाकार, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों बताना कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। ऑप्शन ए में लिखा है प्रकाश का परावर्तन होता है, बी में लिखा है प्रकाश का परावर्तन होता है, डी सी में लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए सारे विद्यार्थी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण तब प्रकाश का दोस्तों अपवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बढ़ता है, बी में लिखा हुआ घटता है, सी में लिखा हुआ बढ़ता घटता नहीं है, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों बताना है प्रश्न में कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध तब बढ़ता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अभिसारी, बी में लिखा है अपतल, सी में लिखा है अपसारी, और डी में लिखा है बाइफोकल। तो देखिए जरा दृष्टि दोष जो है दोस्तों ये दोष ओल्ड एज में होता है। ठीक है, कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग के ये दोष होता है, और इसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और ना तो इस दोष में दोस्तों दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और इस दोष का दोस्तों उपचार हम किस प्रकार का लेंस से किया जाता है तो बाइफोकल लेंस से किया जाता है। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आभासी, बी में लिखा है वास्तविक, सी में लिखा है कभी आभासी कभी वास्तविक, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों छठा नंबर प्रश्न में बताना है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, दोस्तों 1 से लेकर 40 तक सभी प्रश्नों को आप पहले खुद से आंसर गेस कीजिए, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिए। ठीक है, अपनी तैयारी को दोस्तों आप चेक कीजिए कि 40 में से कितना प्रश्न का जवाब दोस्तों आप बिल्कुल सही देते हैं। ठीक है, अब वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 40 प्रश्न में से दोस्तों कितना प्रश्न आप बिल्कुल सही दिए ईमानदारी पूर्वक से। ठीक है, अपनी तैयारी को दोस्तों आप जाँचिए, और जहाँ जहाँ आपको कमी लगता है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ हमको अभी नहीं यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है तो उन कमी को दोस्तों आप दूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, तो जो जो कमी आपके अंदर है उससे आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ दूर करते जाइए, ताकि एग्जाम आते आते तक दोस्तों आप पूरे परफेक्ट अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर लें। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप वहाँ पर जाकर अपना बेस्ट दे सके। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न, बताइएगा सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। बताना है आपको कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है समतल, बी में लिखा है
अवतल और डी में लिखा हुआ है उत्तल, यहाँ पे देखिए सी में लिखा है उत्तल और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अवतल दर्पण जो है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। वायुमंडल में CO2 गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है, यानी कि दोस्तों आपको बताना कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है, 0.3%, 0.03% या 0.003%, यहाँ पे डी में लिखा है 0.04%। तो बताइए दोस्तों कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस दोस्तों कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आपको बताना है ये प्रश्न में कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। बताइए सारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों अनुसूत्र जो होता है H2SO4 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा है कीटोन, बी में लिखा है एल्डिहाइड, सी में लिखा है अम्ल और डी में लिखा है ईथर। तो आपको दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न में बताना है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो दोस्तों अम्ल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए VVIE का दोस्तों स्क्वायर है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी दोस्तों छपेगा ये प्रश्न। आपको बताना है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। ऑप्शन में लिखा है 7, बी में लिखा है 7 से कम और सी में लिखा है 7 से अधिक और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से अधिक होता है दोस्तों क्षारीय विलयन का pH मान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान दोस्तों 7 से कम होता है, ठीक है। और उदासीन विलयन का pH मान दोस्तों 7 के बराबर होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा हुआ 5, सी में लिखा है 6 और डी में लिखा है 7। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न है, तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा हुआ 2, सी में लिखा हुआ दोस्तों 8 और डी में लिखा हुआ है 4। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी दोस्तों जाकर ये पेपर छपेगा। आपको बताना है कि मानव हृदय में दोस्तों कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। अमीमा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन ए में लिखा कुटपाद द्वारा, बी में लिखा लाइसोसोम द्वारा, सी में लिखा कोशिका सत्ता द्वारा, डी में लिखा कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि अमीमा अपना भोजन पकड़ता है तो कुटपाद द्वारा पकड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। पूरा दोस्तों 1 से लेकर 40 प्रश्नों तक आपको देखना है और सारे प्रश्न का आपको जवाब देना है और 40 आउट ऑफ 40 आपको सही करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि कितना प्रश्न आप सही दिए हैं। अभी बीच में वीडियो आपको छोड़कर नहीं जाना दोस्तों, अपनी तैयारी को चेक करना है इस वीडियो के माध्यम से। 40 में से कितना प्रश्न का जवाब आप सही देते हैं ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइए 15 नंबर प्रश्न कहता है अंडाणु निषेचन होता है। ऑप्शन ए में लिखा योनि से, बी में लिखा गर्भाशय से, सी में लिखा है फिलोपियन नलिका से और डी में लिखा है अंडाशय से। तो आपको बताना है कि अंडाणु निषेचन होता है तो फिलोपियन नलिका से होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ XX, बी में लिखा है XY, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं तो XX होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। और पुरुषों में दोस्तों लिंग गुण सूत्र होते हैं तो XY होता है पुरुषों में लिंग गुण सूत्र, ये भी आपको साथ में याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तरी अमेरिका, बी में लिखा है दक्षिणी अमेरिका, सी में लिखा है यूरोप और डी में लिखा हुआ है दोस्तों पश्चिमी एशिया। तो आपको बताना है
कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1921 ईस्वी, बी में लिखा हुआ 1922 ईस्वी, सी में लिखा 1923 ईस्वी और डी में लिखा हुआ है 1924 ईस्वी। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। भारत एक देश है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उद्योग प्रधान देश, बी में लिखा है कृषि प्रधान देश, सी में लिखा है कार्य प्रधान देश और डी में लिखा है स्वास्थ्य प्रधान देश। तो आपको दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत एक देश है तो कृषि प्रधान देश है दोस्तों हमारा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों 20 नंबर। सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे प्रश्न को आप जवाब दीजिए अच्छे तरीके से। आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ इंग्लैंड, बी में लिखा है रूस और यहाँ पे सी में लिखा है ऑस्ट्रिया और डी में लिखा है पर्स। सारे विद्यार्थी जल्दी से बताइए, आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया था। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। रूस के राजा को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन में लिखा हुआ है जार, बी में लिखा हुआ है सम्राट, सी में लिखा है सामंत और डी में लिखा है सेनापति। तो आपको 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं, तो जार कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 16 वर्ष, बी में लिखा हुआ 17 वर्ष और सी में लिखा 18 वर्ष और डी में लिखा 19 वर्ष। तो आपको दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी दोस्तों भारत में जो वोट देने की आयु कितना है, तो 18 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। दोस्तों जो प्रश्न आपको हम पूछ रहे हैं और उसका अगर जब आप जवाब देते होंगे और सही होता होगा तो आपके अंदर दोस्तों एक खुशी महसूस होता होगा। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न का पहले आप खुद से आंसर गेस कीजिए, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिए। बताइए, इसमें कहता है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन में लिखा है अमेरिका, बी में लिखा हुआ रूस, सी में लिखा हुआ भारत और डी में लिखा है चीन। तो आपको दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है योजना मंत्री, बी लिखा है प्रधानमंत्री, सी लिखा है मुख्यमंत्री और डी लिखा है राष्ट्रपति। तो आपको बताना है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में लिखा है मुंबई, बी में लिखा है चेन्नई, सी में लिखा है कोलकाता, डी में लिखा हुआ कांडला। तो दोस्तों आपको 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। बीमारू राज्य कौन है? और कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन में लिखा बिहार, बी में लिखा उड़ीसा, सी में लिखा मध्य प्रदेश और डी में लिखा कर्नाटक। तो आपको दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बिहार जो बीमारू राज्य है और उड़ीसा भी दोस्तों है और मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, पर कर्नाटक जो है दोस्तों बीमारू राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन दबाकर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 27 नंबर प्रश्न को। और दोस्तों लगभग आपके पास 1 मंथ समय बचा हुआ है दोस्तों। जितना एनर्जी है, जितना जोश है, झोंक दीजिए। हर हालत में मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में लाकर ही छोड़ना है दोस्तों। 1 मिनट समय अभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए समय को आप इधर उधर बर्बाद नहीं कीजिए। बचपन से दोस्तों आपसे माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं और आपका ये कर्तव्य बनता है कि इस बार एग्जाम में दोस्तों 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके गाँव मोहल्लों में दोस्तों उनका नाम आप रोशन
रोशन करे। ठीक है, आज तक आपके बारे में जो भी गलत सोचते आया है, भला बुरा आपको कहते आया है, यही वक्त है दोस्त कि अच्छे से मेहनत कीजिए और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और उन सभी को दोस्तों मुंह बंद आप कर दीजिए। ठीक है, और आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों किसी भी इंसान के पास कितना क्षमता होता है कि अपनी मेहनत से अपनी स्थिति हालात को चेंज कर सकता है। ठीक है, और ये क्षमता आपके पास भी है। ठीक है, चलिए देखिए 27वां प्रश्न, इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत समझिएगा। देखिए कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए में लिखा है कपास, बी में लिखा है गेहूँ, सी में लिखा हुआ है चावल और डी में लिखा है ईख। तो आपको बताना है दोस्तों कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो कपास के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। 27 हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 28। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लोकसभा, बी में लिखा मंत्रिमंडल, सी में लिखा विधानसभा और डी में लिखा पंचायती राज संस्थाएं। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 10 बार से भी ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भारत में दोस्तों वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो बताइए 1 अप्रैल से दोस्तों 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। निम्न में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। दोस्तों बउआ वाला प्रश्न है। ऑप्शन में लिखा है चीनी उद्योग, बी में लिखा है खिलौना उद्योग और सी में लिखा है कागज उद्योग और डी में लिखा है विद्युत उपकरण उद्योग। तो आपको बताना है कि निम्न में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो दोस्तों खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। 121 बटा में लिखा है दोस्तों 77 का सरलतम रूप लिखे। यानी कि दोस्तों 121 बटा 77 को आपको काटना है। ठीक है, काट को इसको छोटा करना है, उसी को हमको सरलतम रूप में मतलब कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए 21 को दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं 11 गुने 11। और देखिए यहाँ 77 को दोस्तों 11 गुने 7 लिख सकते हैं। और देखिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या है 11 बटा 7 बचेगा। तो जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। बाह्य अक्ष को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि बाह्य अक्ष को क्या कहते हैं। भुज, कोटि, मूल बिंदु कोई नहीं। तो दोस्तों बाह्य अक्ष को कोटि कहते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक अक्ष को दोस्तों एक अक्ष को क्या कहते हैं। तो एक अक्ष को भुज कहते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु का दोस्तों हम जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं दो घात वाले बहुपद का। ऑप्शन में लिखा है रैखिक बहुपद, बी में लिखा है द्विघात बहुपद, सी में लिखा है त्रिघात बहुपद और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये सब आपको सब याद रखना, आपके बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है कि cos π/3 का मान है। दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि cos π/3 का मान है। देखिए π/3 लिखा हुआ है। तो दोस्तों पाई का मान डिग्री में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बटा में कितना है 3 है, काटिएगा तो 3 छक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 60 डिग्री आ गया π/3 की जगह पे। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे और π/3 की जगह पर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिख देंगे और cos 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। बताइए सारे विद्यार्थी बताइए अपने नोट कॉपी पर आप कैलकुलेशन कीजिए। बताइए कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। बताइए सब जल्दी से अपने बनाइए अपना अपना कॉपी पर। बताइए इसका आंसर। एक आपको बताना है 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा 5 टाइम में लगेगा। 5 टाइम लगेगा दोस्तों तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। फिर अबर कितना से लगेगा फिर 5 से लगेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 के यहाँ पर दोस्तों कितना 25 टाइम में हो कटेगा ना 25 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ से लगाइएगा 5 से तो कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों इंटू कीजिएगा तो 5 × 5 × 5 × 5 यानी कि दोस्तों 5 जो हमारा है कितना है आपको अभाज्य
625 का भाजगुणन खंड में 5 का घात निकालना है ना, तो 5 देखिए कितना 4 गो 5 है, तो यहाँ पर दोस्तों 5 का जो हमारा घात कितना होगा 4 होगा, यानी कि घात मतलब पावर दोस्तों, तो यहाँ पर 5 का पावर कितना होगा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दोस्तों आपको बताना है कि दो क्रमिक यानी क्रमिक मतलब लगातार, दो लगातार सम संख्याओं को दोस्तों आपको एचसीएफ बताना है। तो दो लगातार सम संख्या देखिए 2 और 4 है, और इसका एचसीएफ निकालिएगा तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4 लगेंगे, तो लगाएगा 2 दूनी के 4, यहाँ से कट जाएगा, एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 37 नंबर, 2 sin 38 डिग्री बाई में लिखा हुआ cos 52 डिग्री का मान है। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है 2 sin, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 38 डिग्री। ठीक है, अब बटा में लिखा हुआ है cos 52 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आगे कीजिएगा तो यहाँ से लिखिएगा 2 sin 38 डिग्री, और देखिए cos 52 डिग्री दोस्तों यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। आप sin 38 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे cos लिख लेंगे दोस्तों 90 माइनस 38 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप 90 में से -38 कीजिएगा तो यहाँ पर 52 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत, हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से आगे क्या करते हैं, आगे यहाँ से हमको करना है दोस्तों कि यहाँ पे 2 sin 38 डिग्री जो लिखा हुआ है उसको हमको उसी तरह से लिख देना है। ठीक है, अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, तो यहाँ पे sin लिखेंगे, थीटा के ऊपर कितना है 38 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 38 डिग्री लिख देंगे। तो देखिए sin 38 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या 2, तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है पाई दोस्तों, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ √7, ये भी दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या है। और डी में लिखा हुआ √5, ये भी दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है 25/36 है, इसका वर्गमूल इस तरह से, तो यहाँ 25 का वर्गमूल कितना 5, 36 का वर्गमूल कितना 6, तो देखिए 5/6 जो है दोस्तों हमारा ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन में सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5/6 को दोस्तों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में होगा। देखिए पहले आपको हम चतुर्थांश बता देते हैं, इस तरह से होता है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है उसमें प्लस कॉमा प्लस होता है। ठीक है, और देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों उसमें क्या होता है माइनस कॉमा प्लस होता है। ठीक है, और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है माइनस कॉमा माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है प्लस कॉमा माइनस होता है। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए किस चतुर्थांश में होगा दोस्तों, फोर्थ में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले यहाँ पे प्लस ना है और इसके बाद माइनस है तो फोर्थ में जाएगा, यानी कि चतुर्थ दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर, sin 90 डिग्री -1 किसके बराबर है। ऑप्शन ए में लिखा है tan ए, बी में लिखा है cos ए, सी में लिखा है sec ए, और डी में लिखा है cot ए। तो आप बताइए दोस्तों sin 90 डिग्री -1 किसके बराबर है, तो cos ए के बराबर है। ये फार्मूला है दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे विद्यार्थी दोस्तों 40 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, और जहाँ जहाँ आपको कमी नज़र आ रहा है दोस्तों उन कमी को दोस्तों अभी से आप सुधार कीजिए, ताकि एग्जाम आते आते दोस्तों जो आपका कमी है उसका आपको अच्छे तरीके से समाधान कर ले। ठीक है, और सब ईमानदारी पूर्वक से सारे विद्यार्थी बताइएगा कि 40 में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो दोस्त भी है वो भी अपनी तैयारी को जांच सके। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक आप लाइक कर दें। ठीक है, और दोस्तों अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, हर हालत में दोस्तों 480 प्लस लाकर छोड़ना है, इसलिए मन से पढ़ाई करना है, समय को बर्बादी नहीं करना है। ठीक है, देखिए मिलते हैं अगला वीडियो में आपसे, तब तक आप मन से पढ़ाई कीजिएगा और अच्छे तरीके से रहिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।